दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी मैंने सवाल दिए थे काफ़ी सारे, और अगर आपने सवाल नहीं किए तो ये टुकड़ा जो है ना, टुकड़ी आपको ये IFRS 2 में मिलेगी 25A। तो ये है ही इसलिए ताकि आप सवाल करें और फिर आप इसको सुन लें। तो अगर आपने सवाल नहीं किए तो इसको बंद कर दें और पहले सवाल करें, उसके बाद सुनें। सवाल अगर आपने सारे किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनमें पॉसिबल मसले जो आपको हो सकते हैं, एक तो ये कि जिन्होंने सवाल किए हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा सवाल थे, तो उनके लिए दुआ कर लेते हैं पहले तो। जो जो पॉसिबल मसले हो सकते हैं वो बता रहा हूँ बेस्ड ऑन जो कमैल ने मुझसे पूछा है, तो आपको भी हो सकता है वो मसले हों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मैं जो यासिर साहब की बुक है उसकी तरतीब बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सी अटैम्प्ट थी? 2009 ये 2009 विंटर अटैम्प्ट का सवाल था। इस सवाल में कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। और वो जो हमने एग्जाम्पल 14 की थी, जो असल में IAS की ही ओरिजिनल एग्जाम्पल है, उसी पे बना हुआ था। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो आपको तंग कर सकती है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि IAS में क्लियरली ऐसा कुछ नहीं कहा कि इक्विटी का कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करना है। इक्विटी के अकाउंट को लेके IAS में कोई गाइडेंस नहीं है, बस इक्विटी। इसके लिए आप जब IAS की जो IFRS 2 की, अच्छा जिन लोगों ने अगर स्टैंडर्ड खरीदे हैं ना, तो पार्ट A जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रॉपर, पार्ट B के अंदर उसकी वो सारी एग्जांपल्स वगैरह हैं, और जो C है उसमें सारी कहानियाँ हैं कि बेसिस और कंक्लूजन वगैरह। तो मेनली पढ़ने वाला पार्ट A होता है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, और पार्ट B जिसमें इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं और भी सपोर्ट चीज़ें हैं। ये जो मैं आपको एग्जांपल सवाल करा रहा होता ना, I36 में भी कराए थे, सारे स्टैंडर्ड में ही तकरीबन, तो मैं आपको वो असल जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं वहाँ से सवाल भी करा रहा होता हूँ। अच्छा, तो जो उसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के अंदर भी ओरिजिनल IFRS 2 की बात कर रहा हूँ, इक्विटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है बस। यानी उसमें उसने ये बॉदर नहीं किया कि इसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम अलग अलग करें, इनकी ज़रूरत महसूस नहीं की। IAS में डिस्कशन करते हुए इक्विटी को डिटेल में डिस्कस नहीं किया। वो तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अलग अलग किया ना। मैंने अकाउंट अलग बनवा दिए, शेयर ऑप्शन का अकाउंट अलग बनवा दिया, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये तो मैंने वैसे अकाउंट अलग बनवाए थे आपसे। अदरवाइज IAS के अंदर इनको अलग अलग डिस्कस नहीं किया गया। तो ये जो विंटर 9 है, ये उसने उसी सादे सादे असूल पे बनाया हुआ है कि बस सिर्फ वर्ड इक्विटी लिख दिया। यही वजह है कि उसने एंड पे शेयर कैपिटल, प्रीमियम अलग अलग नहीं किया हुआ। यही वजह है कि वो जो अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड थे, जिनको हमने डेबिट करके रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना था, वैसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करना था, लायबिलिटी थी, क्या था, इक्विटी जो हमने दी हुई थी उसको आपने कहा कि ट्रांसफर करते हैं एंड पे आगे नहीं, कैश सेटल वो कर ले। ये वो था ना ऑप्शन वाला। हाँ, तो उसमें हम लायबिलिटी डेबिट करते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट करते हैं, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट करते हैं ना। तो उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने कैपिटल प्रीमियम में अलग अलग कुछ नहीं किया, तो उसने सिर्फ लायबिलिटी डेबिट करके इक्विटी क्रेडिट कर दी, बस। ये सिंपल रखा। अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि आप शेयर कैपिटल 10 रुपए फेस वैल्यू अज्यूम करके तो उसी तरह तोड़ लें जिस तरह हमने क्वेश्चन 14 में तोड़ा था। ये मसला था इस सवाल में। क्वेश्चन 1 में ये मसला हो सकता है कि इक्विटी को तोड़ा क्यों नहीं, तो बस नहीं तोड़ा, नहीं दिल किया एग्जाम वाले का। क्वेश्चन 2 में कोई मसला? तो वो सर जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला था, क्वेश्चन 2 में था वो। क्वेश्चन 2 कौन सा है ये? सर जो एंट्रीज मांगी थी ऑटम 10 वाला, जी, विंटर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लें। ये है विंटर 2010। ये वो था जिसमें एम्प्लॉइज को बोनस देते होते थे, ये वाला है ना? जी सर, इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड। अच्छा, इसमें पहले सवाल सुन लें कि सवाल क्या था। सवाल ये था कि हमारे 600 लोग थे
और हमारी अभी तक की प्रैक्टिस चली आ रही थी कि हम हर साल ख़त्म होने के बाद 31 जुलाई को 10,000 रुपये पर बंदा बोनस दिया करते थे कैश। इस दफ़ा मैनेजमेंट ने सोचा कि उनको हम ऑफ़र करके देखते हैं कि चाहो तो शेयर ऑप्शंस ले लो, चाहो तो कैश ले लो। ये हमने उनको ऑफ़र की। मैं वर्ड ऑफ़र कह रहा हूँ, ऑप्शन का वर्ड नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन मिक्स हो जाएगा, तो मैं इसलिए ऑफ़र का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। हमने उनको ऑफ़र की कि चाहो तो शेयर ऑप्शन ले लेना और चाहो तो हमसे कैश 10,000 रुपये ले लेना। अगर शेयर ऑप्शन लेते हो तो तुम्हें 1000 ऑप्शन मिलेंगी, 1000 ऑप्शन, 1000 ऑप्शन मिलेंगी, और एक्सरसाइज प्राइस उसकी हमने 8 रुपये, 8 रुपये रखी। अब उनके पास 31 जुलाई तक का टाइम था। इन 600 लोगों में से 60% लोगों ने तो 30 जून पे ही ऑफर को इस तरह से यूटिलाइज किया कि उन्होंने हमसे ऑप्शंस ले ली, शेयर ऑप्शंस ले ली। अच्छा, जब हमने उनको ये ऑफर कर दी ना, तो उनको राइट दे दिया ना कि चाहो तो शेयर ऑप्शन लेनी हो तो ले सकते हो। हमने तो उसको राइट दे दिया, और हमें उम्मीद भी यही थी कि सारे लोग शेयर ऑप्शंस लेंगे। तो हमने चूंकि राइट दे दिया तो ये बन गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। और चूंकि हम कौन सा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रहे हैं, शेयर या शेयर ऑप्शन? शेयर ऑप्शन। अब शेयर ऑप्शन जब एम्प्लॉय को दी जा रही होती है तो ये सवालों में आपको मल्टीपल मसले आए होंगे। ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात बताने लगा हूँ। इसका मैं नोट इसलिए नहीं लिखवा रहा, या नोट इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि आपने रूल्स याद करने, तो आपने मेजरमेंट के रूल्स याद किए हुए हैं कि अगर तो गुड्स और सर्विसेज जो ली जा रही हैं उनकी फेयर वैल्यू पता है तो उनकी फेयर वैल्यू डेबिट होगी। लेकिन अगर उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो जो हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट कर रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू इस्तेमाल होगी। और अगर वो भी नहीं पता, जो कि शेयर ऑप्शंस के केस में हुआ कर सकता है, तो फिर हम लोग उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। ये आप इक्विटी सेटल्ड में मेजरमेंट वाली हेडिंग पढ़ के देखना। मैंने आपको मेजरमेंट की डिटेल में केस 1 बताया था कि ट्रांजैक्शन को हम मेजर करेंगे गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पे। फिर उसके बाद था कि अगर गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। फिर तीसरी बात यह थी कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू भी नहीं पता तो फिर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। ये रूल बेटा आपने याद रखने, इसके लिए मैंने को अलग से नोट नहीं लिखवाना था, ये आपने रूल याद रखने हैं, ये सारा आईएस याद रखना है। तो जिन सवालों में भी आप देखेंगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस की शक्ल में होंगे तो बी केयरफुल कि उनमें उनकी फेयर वैल्यू शायद ना दी हो। तो गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू भी नहीं पता, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड जो कि शेयर ऑप्शंस की शक्ल में होंगे उनकी भी फेयर वैल्यू नहीं पता, तो फिर तीसरा रास्ता इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें भी और अगले सवालों में भी 2-3 जगह पर इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो आपने रूल्स याद रखने हैं, इसमें तो मेरे पास नोट लिखवाने को नहीं थी बात। हाँ, अगली बात लिखवा रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट बना के लिख लीजिएगा अपने पास, कि जहां पर हमने सवालों के अंदर शेयर की मार्केट प्राइस इस्तेमाल करनी है, जिस भी वजह से, जहां पर भी शेयर की मार्केट प्राइस हमने जहां इस्तेमाल करनी है, और हमने जो अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स का ताल्लुक जो भी बनता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा के दी हैं। जैसे उस दिन क्लास में सवाल किया था, उसमें रिस्ट्रिक्शन थी ना कि 2 साल से पहले शेयर नहीं बेच सकते। तो जहां भी, दोबारा सुने, अगर हमने अपने एम्प्लॉयज को जो भी ग्रांट दी है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, देखें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं शेयर या शेयर ऑप्शन, और इनको लेने का हक वो कागज का टुकड़ा, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू यानी उस कागज की फेयर वैल्यू वही होगी जो शेयर या शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू है। तो हमें जिस सवाल में भी शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ी, कब? जब उसको शेयर्स इवेंचुअली देने हो, तो उसकी अगर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ी और आपको रिस्ट्रिक्शंस वाली मार्केट वैल्यू दी हुई, तो यकीनन हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो रिस्ट्रिक्शंस वाली मार्केट वैल्यू दी है, तो हमने वो रिस्ट्रिक्शंस वाली मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करनी है। सर, इस क्वेश्चन में वो हमें शेयर ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन जब हम इसकी रिस्ट्रिक्शन वाली फेयर वैल्यू ले रहे हैं वो शेयर, देखें हमने शेयर में जवाब देता हूं उसका, ये बात नोट लिख लें कि अगर हमें सवाल में शेयर की मार्केट वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि पड़ा करेगी, शेयर की मार्केट वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इवेंचुअली उसने या तो शेयर लेने हैं या एक्सरसाइज करने हैं, और रिस्ट्रिक्शंस वाली फेयर वैल्यू भी दी हुई है,
तो यकीनन हमने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन से मेरी मुराद है, एक दो सवालों में है इस तरह से कि हमने उस एम्प्लॉई को रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि वो 2 साल से पहले शेयर नहीं बेच सकता, वापस नहीं कर सकता। तो अगर हमने अपने एम्प्लॉई को रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो उसकी वैल्यू दी है ना, तो हमने शेयर की फेयर वैल्यू रिस्ट्रिक्शंस वाली इस्तेमाल करनी है। विंटर 10, इसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी थी। क्यों? क्योंकि हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर ऑप्शंस इनाम में दे रहे हैं, तो ना एम्प्लॉइज की सर्विस की फेयर वैल्यू पता, ना शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू पता, तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका है शेयर की प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और इस सवाल में चूंकि रिस्ट्रिक्शंस वाली शेयर प्राइस दी हुई थी, तो फिर हमने रिस्ट्रिक्शंस वाली शेयर प्राइस लेनी थी। तो हमें फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन चाहिए, नहीं दी, इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए शेयर की प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस करना पड़ेगा, और हमें उसको इंट्रिंसिक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक समरी फिर से बता रहा हूं, इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस, इनमें हमने एक्सपेंस या एसेट करना है डेबिट, और उसके अगेंस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट करना है। अगर तो हमने जो गुड्स और सर्विसेज ली हैं उसकी फेयर वैल्यू पता है, तो इस एंट्री की अमाउंट होगी उन गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू। दूसरी बात, अगर गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता, तो दूसरा नंबर आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। इसी को और एक्सप्लेन कर रहा हूं। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड यानी हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इनाम में देने हैं, या तो शेयर्स होंगे या शेयर ऑप्शंस होंगी। जब तक वो शेयर्स ले नहीं लेते, जब तक वो शेयर ऑप्शंस ले नहीं लेते, तब तक हम एक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड, यानी शेयर्स लेने की इजाजत, शेयर ऑप्शन लेने की इजाजत। तब तक हम ये कागज का टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस कागज के टुकड़े की फेयर वैल्यू वही होगी ना, उसके बदले जो चीज मिलनी है उसकी फेयर वैल्यू है। तो अगर हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर है वो देने का वादा किया है, तो इस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू होगी उस शेयर की फेयर वैल्यू। अगर हमने शेयर ऑप्शन इनाम में देने का वादा किया, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू होगी शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू। लेकिन अगर शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू नहीं पता सवाल के अंदर, तो मजबूरन हमें फिर इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी पड़ेगी। यह बात मुझे लगता है मुझे लिख के खड़े होकर अदब के साथ बतानी चाहिए। इक्विटी सेटल्ड में हमने कुछ ना कुछ डेबिट करना है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट करना है ना। अब ये जो कुछ ना कुछ डेबिट करना है, इसकी कोई अमाउंट होनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली इस क्रेडिट की भी कोई अमाउंट होनी चाहिए। अगर वेस्ट इमीडिएटली है तो फौरन वो अमाउंट आ जाएगी, अगर वेस्ट ओवर अ पीरियड है तो फिर उस अमाउंट के टुकड़े 1/3, 2/3, 3/3 करके आएगा। तो ये अमाउंट क्या होगी? वेस्ट इमीडिएटली तो पूरी अमाउंट, और अगर वेस्ट ओवर द पीरियड है तो टुकड़े कर करके। अब ये टोटल अमाउंट क्या होगी? इस टोटल अमाउंट के लिए हमारी प्रेफरेंस नंबर 1, जो गुड्स या सर्विसेज ली जा रही हैं उनकी फेयर वैल्यू। नंबर 2, अगर इनकी फेयर वैल्यू नहीं पता, तो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड हैं इनकी फेयर वैल्यू। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्या है? देखें, अगर तो हमने शेयर दे दिए होते तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर ऑप्शंस दे दी होती तो शेयर ऑप्शंस क्रेडिट। लेकिन अगर सिर्फ कागज लिख के दिया है कि आपको शेयर्स मिल जाएंगे, आपको शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी, तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। ये वो कागज है जो हमारा राइट है कि हमारा नहीं, एम्प्लॉय का राइट है कि वो हमसे शेयर्स या शेयर ऑप्शन ले सकता है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड राइट है, इस राइट के बदले एम्प्लॉय को इवेंचुअली क्या मिलना होगा? या तो शेयर मिलना होगा या फिर ये दो ही चीजें हो सकती है ना। अगर इस कागज पे लिखा हुआ है कि ये शेयर तुम्हें मिल जाएगा, तो जो शेयर की फेयर वैल्यू होगी वही उस कागज की भी फेयर वैल्यू होगी। अगर इस कागज पे लिखा हुआ है कि तुम्हें शेयर ऑप्शन मिलेगी,
तो जो इस शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू होगी वही इस कागज की भी फेयर वैल्यू होगी। नंबर 1 गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता हो तो एंट्री की अमाउंट गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू। नंबर 2 गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू ना पता हो तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड यानी इस कागज की फेयर वैल्यू, इस कागज की वही फेयर वैल्यू होगी जो इसकी या इसकी फेयर वैल्यू होगी। सवाल में यह है तो इसकी फेयर वैल्यू गिवन होती है और वो भी हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रांटेड वाली, लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो रिस्ट्रिक्शंस वाली, या फिर सवाल में इसकी इजाजत दी होगी तो इसकी फेयर वैल्यू, इसकी फेयर वैल्यू। अगर इसकी फेयर वैल्यू सवाल में दी है तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी फेयर वैल्यू यानी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड ये था, फिर से सुने, गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पता है तो गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, यहां तक क्लियर है। नहीं पता तो दूसरा नंबर इस कागज की फेयर वैल्यू ना, इस कागज की फेयर वैल्यू। अगर ये कागज शेयर्स लेने के लिए है तो इस कागज की फेयर वैल्यू क्या होगी, जो शेयर की फेयर वैल्यू है। अगर ये कागज शेयर ऑप्शन लेने के लिए है तो इस कागज की फेयर वैल्यू क्या होगी, जो शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू है। यानी या तो ये होगा या ये होगा। अगर इनकी फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है, अगर इनकी फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है तो इस कागज की फेयर वैल्यू वही होगी। तो नंबर दूसरी प्रायोरिटी भी हो गई। दूसरी प्रायोरिटी क्या थी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। ये मसला भी हल। तीसरा मसला जो कि इस केस में नहीं हो सकता, शेयर के केस में ये मसला नहीं हो सकता, ये होगा भी तो शेयर ऑप्शंस के केस में ही होगा। तीसरा मसला क्या है कि शेयर ऑप्शंस का कागज है और शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर उस कागज की फेयर वैल्यू होगी इन शेयर ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला तरीका लगेगा जिसमें हर साल अपडेशन होनी होती है। याद रखने की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी शेयर ऑप्शन के केस में, शेयर ऑप्शन ही के केस में होगी। मैंने तो फार्मूले के अंदर लिखा भी ऑप्शन हुआ है। आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला लिख के दिया उसमें शेयर ऑप्शन ही का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, शेयर के केस में नहीं होगी। अब बेहतर है। तो ये जो क्वेश्चन विंटर 10 है, इसकी कहानी ये है कि इन लोगों को हमने ऑफर की थी कि चाहो तो तुम हमसे शेयर ऑप्शन ले लेना, नहीं तो ना सही। पुरानी वादा तो बाकी है ही। पुराना वादा क्या था, हम 10-10 हजार रुपए कैश दिया करते थे, तो हमने उनको कागज लिख के दिया था 31 जुलाई तक, अगर शेयर ऑप्शन चाहिए तो 31 जुलाई तक ये कागज लेके आ जाना, तुम्हें शेयर ऑप्शन मिल जाएंगे। ये कागज जो दिया था इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, 31 जुलाई तक का उनके पास टाइम था। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड चूंकि हमने कागज दे दिया 1 जून को ही, तो ईयर एंड पे अब उन्होंने मेहनत भी पूरी कर ली हुई है, तो हम एंट्री कर लेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की एंट्री कर लेंगे। और इसकी कोई वेस्टिंग कंडीशंस हैं अभी, या गुजरे हुए साल की मेहनत का बोनस है? तो वेस्ट इमीडिएटली, तो फौरन के फौरन हम एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट कर लेंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड यानी ये कागज, इस कागज के बदले क्या मिलना है? तो आपको एम्प्लॉय की सर्विस की फेयर वैल्यू भी नहीं पता, शेयर ऑप्शन मिलनी है उसकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता, तो फिर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पे जाना पड़ेगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू का फार्मूला शेयर की प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और शेयर की प्राइस अभी बताया था जब भी लेनी है वो रिस्ट्रिक्शंस वाली प्राइस लेनी है, तो -8 तो वो 22 रुपए आ गया। ठीक है, इससे पहली एंट्री हमने कर ली। और चूंकि उसी दिन 60% लोग फौरन कागज लेके आ गए, दें जी हमें शेयर ऑप्शन दे दें, तो वो कागज दे के शेयर ऑप्शंस ले गए। अच्छा, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए उन्होंने, सर लेकिन इधर लिखा हुआ है 60% ऑफ एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन बाय जून 30, 2010। कौन सी ऑप्शन? सर में जो शेयर ऑप्शन, अच्छा, इसमें ना ऑप्शन का वर्ड 2 दफा आ गया, यानी हमने जो उनको ऑफर किया है उसके लिए भी उसने वर्ड ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया सवाल वाले ने, और जो शेयर ऑप्शन है उसके लिए तो वर्ड शेयर ऑप्शन इस्तेमाल किया ही है। अगर आप इसका मतलब लेने जी शेयर ऑप्शन उसने एक्सरसाइज कर ली, तो फिर तो शेयर इशू हो जाने चाहिए थे ना। शेयर इशू हुए 1 सितंबर को जाके,
तो ये जो लिखा हुआ है ना कि शेयर ऑप्शन, ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, 60% लोगों ने, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? 60% एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन बाय जून 30, 2000। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सी ऑप्शन? सर वो जो शेयर ऑप्शन पहले वाली option। वो जो ऑफर है ना, वो एक्सरसाइज कर ली। हमने उन लोगों को ऑफर की थी कि शेयर ऑप्शंस लेना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कैश तो मिल ही जाएगा। ये ऑफर थी, उन्होंने इस ऑफर को हमने कागज पे लिख के उनको दिया था। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट हो गया क्योंकि हमने उनको दे दिया था हक। वो चाहते तो हमसे शेयर ऑप्शंस ले लेते। ये कागज पे लिख के हमने उनको ऑफर की है कि चाहो तो 31 जुलाई तक ये कागज दिखा के शेयर ऑप्शंस ले लेना। 60% लोगों ने 30 जून को ही कागज दिखा के शेयर ऑप्शंस ले ली। सर ये जो ठीक है, तो हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांटेड डेबिट करके शेयर ऑप्शंस क्रेडिट कर दी। ठीक है। उसके बाद जो 20% लोग थे 31 जुलाई को, वो फिर आ गए, बाकी 20% लोग भी आ गए, उन्होंने भी कागज दिखाया और शेयर ऑप्शंस ले ली। ये भी ठीक है। जो बाकी 20% थे, चूंकि 31 जुलाई को अब उनकी ये ऑफर वाला कागज वैलिड नहीं रहा, 100% में से 60% 30 जून को कागज दिखा के शेयर ऑप्शंस ले गए, बाकी 20% 31 जुलाई को कागज दिखा के शेयर ऑप्शंस ले गए। तो जो बाकी 20% रह गए उनके लिए ये ऑफर एक्सपायर हो गई ना। तो जो हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांट किया हुआ था वो लैप्स कर गया, इन्होंने नहीं लिफ्ट कराई हमारी बात को, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड अब रिवर्स होगी, तो उसको रिवर्स कर दिया। चूंकि इस सेटलमेंट पे यानी लैप्स के ऊपर रीमयरमेंट होनी चाहिए थी और जितने लोग इनकारी हैं उनको फिर कैश तो देना ही है ना, उस कैश की भी एंट्री एक्सपेंस में आनी थी, तो मैंने कंपाउंड करके रीमयरमेंट की एंट्री बचा ली। क्योंकि अगर मैं इस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को रिवर्स करता उसने भी एम्प्लॉई कॉस्ट में आना था, और जिन लोगों को 10,000 रुपए कैश देना है उनको भी तो एम्प्लॉई कॉस्ट रिकॉर्ड करना ही था ना, तो उसने भी एम्प्लॉई कॉस्ट में आना था। तो मैंने कंपाउंड एंट्री बनाई और बैलेंसिंग फिगर एम्प्लॉई कॉस्ट में डाल दी। ये नोट भी लिख दिया अंग्रेजी में, जितनी को टूटी फूटी अंग्रेजी आती है। सर यानी लैब्स की वक्त भी हमने अपडेट करनी होती है। देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर चल रही है तो हमने हर ईयर एंड पे रीमययर करना होता है और सेटलमेंट पे भी रीमययर करना होता है। याद रखने रूल्स आपने। सर रूल तो याद रखेंगे, अब जैसे ये ऑप्शन का वर्ड आपने इंटरप्रेट किया है सर, ये पढ़ के मुझे समझ नहीं आ रही सर। आपने समझाया तो समझिए कि ऑप्शन को सवाल की ड्राफ्टिंग की खराबी कह सकता हूं उसको, लेकिन आपको इस तरह के ना सवाल कर करके आपको थोड़ी वर्डिंग की अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इस तरह की वर्डिंग होती है। ये आईकैप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के ना, उन क्वेश्चंस की भी एक अवेयरनेस होती है, तजुर्बा आता जाता है। फिर उसके बाद जब 1 सितंबर को ये जो उनको शेयर ऑप्शंस इन्होंने ली हुई थी, अब शेयर ऑप्शंस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ही है ना, तो इक्विटी सेटल्ड, तो जब इनको हमने शेयर इशू करने थे तो इन इक्विटी शेयर ऑप्शंस को फिर रीमययर करना था सेटलमेंट पे, तो उनको पहले रीमययर किया और उसके बाद जब इनसे कैश लिया तो कैश डेबिट, शेयर ऑप्शंस क्रेडिट और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो गया। अच्छा, इसका जो आईकैप का सोल्यूशन था उससे मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ शदीद किस्म का, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आप उससे इख्तलाफ करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। ऑटम विंटर 10 ओके। विंटर 10 के बाद क्या है? क्वेश्चन 3 कौन सा है? इसमें तो नहीं मसला था ना कुछ, सर इसमें वो मसला था जो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वो तो मैंने बताई थी। आगे अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 ये था मेहरान, जी सर, ये मैंने क्लास में कराया था और एंड पे बस कुछ ज़बानी बात कर दी थी और कहा था कि इसका सोल्यूशन दिया है, देख लीजिएगा। इसका भी आईकैप के सोल्यूशन से मुझे इख्तलाफ है। अगर आपको उस इख्तलाफ से इख्तलाफ हो तो अगेन आप वो मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं। आईकैप के सोल्यूशन में इसको शेयर कैपिटल और प्रीमियम शेयर की मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया, हालांकि सही नहीं है। अगर आईएस की वर्डिंग भी देखें ना तो ऐसी नहीं है, लेकिन इसको 100% गलत इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आईएस इक्विटी के नामों के बारे में ओपन है। ये कुछ और लोगों से डिस्कशन के बाद कंक्लूजन बता रहा हूँ आपको। मैं मतलब जो पुराने मेरे दोस्त मार्केट में हैं तो मैं उनसे डिस्कस करके ही ये बात कर रहा हूँ। यानी मैं
फ़ौरन फतवा नहीं लगा रहा ICAP के सोल्यूशन पे, ये डिस्कशन वगैरह करके ही मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि ये सही नहीं है। तो जो ICAP का सोल्यूशन पीछे प्रिंटेड है उससे इख्तलाफ है मुझे, उन्होंने शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम मार्केट प्राइस के ऊपर लिया हुआ है। किया जा सकता है, इस पे आर्ग्यूबल बात है, लेकिन बेहतर है कि IAS की वर्डिंग के मुताबिक चलें। तो इसलिए जो सोल्यूशन मैंने चेंज करके दिया हुआ है आपको, उसको फॉलो कर लें। उसके बाद कौन सा सवाल था? क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा है? सर मुझे इसमें रिवर्स कौन सी अटेम्प्ट है? विंटर 2016। अब ये विंटर 2016 अटेम्प्ट है। इसमें कुछ मार्केटिंग मैनेजर्स थे और कुछ बैक ऑफिस मैनेजर्स थे। एक तो सोल्यूशन के अंदर वो मार्केटिंग मैनेजर की हेडिंग के अंदर भी वर्ड बैक ऑफिस मैनेजर आ रहा था, वो मार्केटिंग मैनेजर ही है। अच्छा, मार्केटिंग मैनेजर वालों ने अपनी परफॉर्मेंस वाली शर्तें पूरी नहीं की। जब शर्तें पूरी नहीं की तो एंड पे उनका वाला रिवर्स हो गया। देखें, शर्तें पूरी नहीं की यानी हमारा बेस्ट एस्टीमेट ये है कि इवेंचुअली वो कंडीशंस पूरी नहीं कर सके तो जीरो। लास्ट टाइम क्लास में भी सवाल किया था जिसमें दूसरे साल आके हमें लग रहा था 2017 में 2015 में कि कंडीशंस पूरी नहीं हो सकेंगी, तो हमने क्यूमुलेटिव बैलेंस जीरो रखा हुआ था। तो ऐसा हो सकता है आप कंडीशंस पूरी नहीं हो तो जीरो हो गया, तो मार्केटिंग मैनेजर्स वाला जीरो हो गया। इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि शेयर ऑप्शंस थी ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस थी और उन लोगों की सर्विसेज की फेयर वैल्यू भी नहीं पता। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड यानी शेयर ऑप्शन की भी फेयर वैल्यू नहीं पता। तो इसलिए तीसरा हल फिर हमें इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू लेके चलना था। तो इसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू ही ली हुई है और बैक ऑफिस में मॉडिफिकेशन है। और बैक ऑफिस में मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन का तरीका ये बताया था कि जो पिछला वाला कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिलेशन है, अच्छा आखिरी साल ही हो रही है, तो सारा का सारा नए के मुताबिक एक्सपेंस बन गया और जो पिछले साल तक बनाया था उसका डिफरेंस उसने P&L को चार्ज कर दिया। और क्या था? क्वेश्चन 6 तो क्लास में किया था, 7 सिंपल सही है। सर वो सैंपल 7 में जो 7000 लिखा हो 17000। अच्छा 7 का जो है ना क्वेश्चन, कौन सी अटेम्प्ट है? समर 2018। समर 2000। इसका जो यासिर साहब की बुक में सोल्यूशन है ना, उसमें उन्होंने 70,000 शेयर्स की जगह 7,000 लिखा हुआ, तो वो टाइपिंग मिस्टेक है, 70,000 शेयर्स ही हैं। और क्वेश्चन 8 तो मैंने क्लास में कर दिया था। इसके अलावा भी अगर आपने सवालों में डिस्कशन करनी है तो बिल्कुल डिस्कशन कर लें। अच्छा, आप नोट्स पे वापस आइए, एक दो चीज़ें समेट लूँ। इनमें जहाँ पर हेडिंग है ना मॉडिफिकेशन, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे। अच्छा, इसमें ना एक केस 1 से ऊपर मैंने एक लाल करके लाइन लिखी हुई है, दिस गाइडेंस इज टेक्निकली नॉट नेसेसरी व्हेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड इज मेजर्ड एट इंट्रिंसिक वैल्यू। इसकी वजह यह है कि मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो पुराना चल रहा है उसको चलने दो, नए वाले को हम नई वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पे चल रहे होते हैं ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसमें तो हम वैसे ही हर साल वैल्यू अपडेट करते जा रहे होते हैं। मॉडिफिकेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो पुराना चल रहा है उसको चलने दें और अब से ऑनवर्ड जो एडिशनल बेनिफिट आया है उसको रिमेनिंग पे बांट दें, ये पढ़ा था हमने। पुराने वाले को पुरानी वैल्यू पे चलने दें और जो एडिशनल बेनिफिट आया उसको नई वैल्यू पे चलने दें। इंट्रिंसिक वैल्यू वाला तरीका अगर फॉलो हो रहा था तो टेक्निकली ये मॉडिफिकेशन उस पर लगेगी नहीं। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू में तो हम ऑलरेडी हर साल वैल्यू अपडेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन वाले पैराग्राफ नहीं लगेंगे। इसमें क्लियरली कह दिया IAS ने कि ये गाइडेंस फलाने इंट्रिंसिक वाले पे एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू चल रही है तो वहां भी तो कैंसिलेशन हो सकती है ना, कैंसिलेशन तो वहां भी हो सकती है। सर ये कैंसिलेशन कौन सी सेटलमेंट वाली? नहीं, कैंसिलेशन जिसमें हम स्कीम खत्म कर रहे होते हैं, खत्म है स्कीम, इसको कैंसिलेशन का वर्ड कहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू वाले में भी कैंसिलेशन तो बहरहाल हो सकती है ना। तो अगर उसमें कैंसिलेशन हो रही है तो इसके लिए IAS की बिल्कुल सेम गाइडेंस है जो मॉडिफिकेशन के केस 3 में। मॉडिफिकेशन के केस 3 में आप देखिएगा वहां पर है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन यानी हम स्कीम खत्म कर रहे हैं, चलो बस वापस निकलो जहां से। सादी कैंसिलेशन भी है, कैंसिलेशन के साथ सेटलमेंट भी है,
तो वो जो वहां पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना कि कैंसिल करें एक्सपेंस सारा का सारा, सेटलमेंट के टाइम पे क्या करें, जो कैश दिया जा रहा है उसको इक्विटी में डेबिट करें, और अगर बहुत ज़्यादा कैश दिया जा रहा है तो एक्सपेंस में डेबिट करें। ये कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एग्जैक्टली यही पॉइंट्स मॉडिफिकेशन से ऊपर देखें आप, पॉइंट नंबर 4, ये मैंने तब नहीं पढ़ाया था, ये मैंने तब नहीं पढ़ाया था पेज 7 के टॉप पे, बल्कि पेज 6 के एंड पे जहां पर वो इंट्रिंसिक वैल्यू वाली बात शुरू हो रही है, उसमें से मैंने आपको पॉइंट 1 पढ़ा दिया था, पॉइंट 2, 3 पढ़ा दिए थे, पॉइंट 4 का था अभी रहने दें। तो ये पॉइंट 4 वही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो मॉडिफिकेशन के केस 3 के अंदर कैंसिलेशन एंड सेटलमेंट में लिखा हुआ है, वही सब बातें लिखी हुई हैं, सेम अंग्रेजी कॉपी हुई है। सर आप ये कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक के केस में कैंसिलेशन हो ही नहीं सकती या मॉडिफिकेशन? कैंसिलेशन हो सकती है, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू वाले में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें हम लोग वैसे ही नई वैल्यू पे अपडेट करते चले जा रहे होते हैं। तो मॉडिफिकेशन के बारे में जो गाइडेंस है ना वो उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू वाले पे। सर ये फिर क्वेश्चन में भी नहीं पूछेगा? मॉडिफिकेशन वाली गाइडेंस उस पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो एक ये पॉइंट 4 रहता था पेज 7 के टॉप पे, ये बता दिया जी। मॉडिफिकेशन कौन सी, जो एम्प्लॉइज के हक में है या उसके हक में नहीं है? दोनों ही नहीं एप्लीकेबल उस पे। एक ये रहता था और एक लास्ट पेज पे एक चीज रहती है, लास्ट पेज, कि अगर एंटिटी के पास चॉइस है तो, एंटिटी के पास अगर चॉइस है तो, ये आसान सा है। एंटिटी के पास चॉइस से क्या मुराद है कि हमारी मर्जी, हमारा मूड हुआ तो कैश सेटल कर देंगे, हमारा मूड हुआ तो इक्विटी सेटल कर देंगे। अब जब बात हमारे मूड की है तो हमें अपने मूड का तो अंदाजा है ना। तो इसमें केस 1 ये है कि अगर एंटिटी को कैश ही देना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी बन रही है, यानी अगर हमें लग रहा है कि कैश दिए बगैर जान नहीं छूटेगी। कैसे पता चल रहा है? इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि एंटिटी पास्ट में भी कैश देती आई है, या फिर एंटिटी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। अब कहने को ऑप्शन तो है, लेकिन अगर हमने शेयर्स ऑलरेडी इशूड शेयर कैपिटल हमारा सब्सक्राइब तक पहुंचा हुआ है, सॉरी अथोराइज तक पहुंचा हुआ है, और हम शेयर इशू कर ही नहीं सकते, तो शेयर ऑप्शन हम अवेल कर सकेंगे? हमें कैश ही देना पड़ेगा। तो किसी भी तरह निशानियां मिल रही हैं, पॉसिबल 3 निशानियां जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं, अगर ये निशानियां मिल रही हैं तो इससे साबित हो रहा है कि हम इक्विटी वाली ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, हमें तो कैश ही देना पड़ेगा। जब हमें पता चल रहा है कि कैश ही देना पड़ेगा तो हम इसको कैश सेटल्ड की तरह अकाउंट फॉर करेंगे, सारी कैश सेटल्ड वाली अकाउंटिंग। लेकिन अगर केस 2, कैश देने की एज सच कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो हम इसको फिर इक्विटी सेटल्ड की तरह अकाउंट फॉर करेंगे। हाँ, अगर एंड पे जाके पता चलता है कि नहीं भाई कैश देना पड़ा, तो फिर उसको शेयर्स इक्विटी बायबैक की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्विटी रीपरचेज कैसे ट्रीट करते हैं। या फिर अगर शेयर ही इशू करने पड़े तो ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। और तीसरा एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हम वो वाली ऑप्शन लेते हैं जिसमें एम्प्लॉय का बहुत ज्यादा फायदा है, यानी जिसकी फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो फिर इस डिफरेंस को हम एक्सपेंस बनाएंगे। ये पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ा जाएगा। तो ये इसकी एग्जांपल भी कोई नहीं है, यानी इसके ऊपर सवाल भी कोई नहीं है। तो ये एक आखिरी चीज रहती थी। चलें, ये IFRS 2 की डिस्कशन क्लोज। देखें, IAS मुश्किल था। ये मुश्किल इस लिहाज से था कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अब आपको वो याद तो करनी पड़ेंगी। मैंने कोशिश की इसको रिवाइज कराने की, मैंने गालिबन लेक्चर 21 के अंदर मैंने सारा जो पिछला पढ़ा था वो रिवाइज किया था, कॉन्सेप्ट्स उनके रिवाइज किए थे। फिर इसके अलावा अभी मैंने आधा घंटा और लगा दिया ताकि हम इसको अच्छी तरह डिस्कस कर सकें। बाकी भाई आपने सवाल IAS याद तो करना है, अगर याद नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो नहीं होंगे, तो याद तो करना पड़ेगा आपको। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि कहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर हम 1/3 कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कैंसिलेशन में कौन सा केस है, मॉडिफिकेशन में कौन सा केस है, मैंने समझाया आपको सारा कुछ है, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। चलें, IFRS 2 की डिस्कशन ख़त्म, और अब ये मैं 25A ख़त्म करके यहाँ फिर मैं अगला चैप्टर शुरू करने लगा हूँ। चलें, बस ये अल्लाह हाफ़िज़ IFRS 2 के लिए।